जय हिंद बच्चों, सभी का एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने क्या किया था कि पर्सनली जय हिंद बच्चों, आप सभी का एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम नई पर्सनल स्टार्ट करेंगे। क्या है तो आपके सामने लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो भी बच्चा क्लास में नया आया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करेगा। मतलब लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कमेंट करेगा। कोई भी दिक्कत उसके बारे में कमेंट करेगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम समस्या उसके बारे में हम जान पाए और आपका क्वेश्चनों के सॉल्यूशन कर पाए। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली को शुरुआत करें तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में ही हम उदाहरण और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप प्रश्नावली हमारी क्या है, प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। एक तो हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पढ़ेंगे आयतन। आयतन कब निकाला जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल या वैसे देखिए तो पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है। अब सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे मान लो आप कहीं किसी स्थान में बैठे हो या कोई मेज है, तो जो मेज के द्वारा जितना क्षेत्र कवर किया जा रहा है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे आपने किसी स्टूल पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, तो इसका मतलब कुर्सी पे बैठे हो, तो जो जितना भाग आप कवर कर रहे हो वो आपका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब क्षेत्रफल भी जैसे हम पढ़ते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो हम पढ़ते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक पढ़ते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकाला जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकाला जाता है बच्चों, जब आपको किसी वस्तु के क्या किया जाए, जैसे पेंट करना या किसी वस्तु को आपको त्रिपाल से ढकना है, ठीक है। तो उस वक्त हम क्या निकालते हैं, उस वक्त हम निकालते हैं पृष्ठीय वक्र क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, या जैसे पेंट करना, मैं ऐसे लिखता हूं किसी आकृति, या वैसे लिखता हूं किसी आकृति के पेंट करना या कवर लगाना, या कवर से ढकना। या तो किसी को पेंट करवाना होगा या कलर से ढकना होगा, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्योंकि आप देखते हो, जैसे मान लो कि एक आकृति मेरे पास बेलन है, या मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, जैसे एक मैं मान लेता हूं मेरे पास एक घन है। क्या है, घन है। तो इस घन को मेरे को क्या करना है, इस घन के क्या करना है, मेरे को पेंट करवाना है। क्या करना है बच्चों, पेंट करना है। तो आप कहोगे सर पेंट कैसे करेंगे। अब जब इसको पेंट करना है तो आपको पता है कि हम न तो छत को पेंट करते हैं और न ही हम क्या करते हैं, फर्श को पेंट करते हैं। हम तो केवल उसकी दीवार को क्या करते हैं, कवर। एक तरह का वो घन है हमारा, घन मान के चलते, जैसे हमारा रूम है, तो रूम के ना तो हम छत को कवर पेंट करते हैं, नहीं फर्श को क्या करते हैं, पेंट करते हैं, बाकी दीवार को करते हैं। तो जो हमारे पास बाहर के ऊपर और नीचे की हटा को जो शेष भाग होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब बात आएगी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी किसी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जैसे हमें रूम का ही निकालना है, क्या निकालना है, इस रूम का, तो छत और फर्श दोनों को शामिल कर दिया जाए तो इस रूम का क्या बन जाएगा, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या हम क्या लिख देंगे कि सभी भुजाओं को मिलाकर हम क्या निकालते हैं, सॉरी सभी भुजाओं, मैंने क्या लिख दिया यहां पे, थोड़ा वापस लिखें, सभी भुजाओं को मिलाकर हम क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे हमारे पास ये है, घन है, इस घन की सभी भुजाओं को मिला ले, या ऐसे मैं कह दूं कि सभी भुजाओं को, इस घन को मेरे को क्या करना, ढकना है, संपूर्ण पूरे घन को ढकना है। तो इसका मतलब इसको मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि सभी पूरे मैंने चारों तरफ से ढक दिया। जैसे ड्रम देखा आपने, ये ड्रम है,
जैसे ड्रम होता है बेलन के आकार का, इसको मेरे को ढकना है, तो इसका मतलब इसको मैं संपूर्ण को ढकूंगा, ऊपर वाले ढक्कन को, नीचे वाले ढक्कन को भी क्या करूंगा, ढकूंगा। तो उस वक्त मेरे को क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या मैं बोल दूं ड्रम के नीचे वाले को भाग को भी, ढक्कन के ऊपर वाले ढक्कन के भी मेरे को क्या करना, पेंट करना है, तो भी हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उस वक्त। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आयतन। किसी भी आकृति का जब आयतन निकालते तो कब, आयतन कब निकालते हैं, आयतन, आयतन होता कि जब किसी आकृति में, जब किसी आकृति में हवा भरना, पानी से भरना या हवा निकालना, पानी निकालना, कुएं से मिट्टी निकालना, कुएं से मिट्टी निकालना आदि, मतलब आदि हमारे पास क्या होगा, उस वक्त हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना। जैसे आपको बोल दिया गया कि आपके पास एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में आपको क्या करना, हवा भरनी है, तो उस गुब्बारे का क्या निकालेंगे, हम आयतन निकालेंगे। आपके पास है जैसे ड्रम है, उस ड्रम के अंदर मेरे को क्या करना है, पानी भरना है, तो उस वक्त हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। सीधी सी बात है, लिक्विड होता है ना, उसका लिक्विड की जो जितनी भी वस्तुएं लिक्विड डाला जाता है, निकाला जाता है, उस आकृतियों का हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आप, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयतन कब निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालेंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझने आने लगेगा बहुत आसान तरीके से। तो आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एक आकृति के बारे में हम उसको पढ़ेंगे, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखिए, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन, फिर पढ़ेंगे शंकु, फिर गोला, फिर अर्धगोला, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेलन के स्थान पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्त पढ़ लेते हैं। पीछे की क्लास में भी हमने वर्त पढ़ा है, पिछली क्लास जो हमने की है प्रश्नावली 11 की, वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल, तो उसमें भी हमने वर्त के बारे में पढ़ा। फिर एक बार और पढ़ लेते, क्या दिक्कत है। ये वर्त का हो गया केंद्र, ठीक है। अब यहां से जो केंद्र से जो बच्चों ये होती है, जो हमारी जो हमने बनाई ये वाली चारों तरफ की, इसे बोलते हैं परिधि। ये वाली क्या होती है, वर्त की परिधि। क्या है, परिधि। तो ये वर्त का हो गया केंद्र, और ये होगी वर्त की परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, तो हमेशा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। और केंद्र से, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखाखंड होता है उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। समझ गए, व्यास कहते हैं। अगर मैं इस तरह, अगर दो बिंदुओं के केंद्र से न गुजार के उसको मैं अलग से गुजारता हूं, साइड से गुजारता हूं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ना, या तो हम कहते हैं जैसे चाप कहते हैं, या क्या कहते हैं इसे, जीवा। इसे कहते हैं वर्त की जीवा। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, ठीक है। तो ये वर्त की जीवा होगी, ये परिधि होगी, ये त्रिज्या होगी, ये व्यास हो गया। तो यहां पे क्या होगा, वर्त को केंद्र से, जैसे मान लो मैंने ओ से लिखा है, और व्यास, देखो त्रिज्या को हमेशा हम लिखते हैं आर से, और व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। तो व्यास क्या हो जाएगा हमारे पास, 2r हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिज्या क्या होती है। वर्त की परिभाषा तो आपको मैंने पीछे भी पढ़ाई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्या, आर क्या है, तो यहां से हम लिखेंगे वर्त के केंद्र, वर्त के केंद्र से परिधि तक, परिधि तक की दूरी, की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, राइट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यास। तो व्यास क्या लिखेंगे, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड
रेखाखंड जो वर्त को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पे काटती है। देखो दो बिंदु, एक तो यहां इस बिंदु पे काट रही है वर्त को और एक इस बिंदु पे काट रही है, तो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है। व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना। और त्रिज्या हमेशा ही क्या होती है? व्यास की आधी। मतलब व्यास की क्या होती है? आधी। व्यास की क्या होती है? आधी। राइट हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वर्त की परिधि। वर्त की परिधि, परिधि या व्यास या परिमाप, सॉरी, या परिमाप। वर्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? तो होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई एक नियतांक होता है बच्चों। क्या होता है? एक नियतांक। ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी बताया है कि पाई क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए आगे, अब जो मेन आकृतियां हैं वो तो हम पढ़ेंगे। वर्त तो हमने पीछे भी पढ़ लिया था, तो पीछे की वीडियो भी आपको वैसे देखनी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे बेलन, वो रोटी पोने वाला बेलन नहीं, ठीक है। बेलन कहीं आप रोटी पोने वाला बेलन समझो, तो वो भी बेलन ही होता है। बेलन हम जैसे एक ड्रम होता है ना, ड्रम, उसको हम बेलन के आकार का मानते हैं। जैसे ये वाला हो गया, ये दो जो बेलन होता है, इसके दोनों कोने पे क्या होता है? दोनों ऊपर और नीचे क्या होता है? एक वर्त जुड़ा होता है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से वर्त की परिधि, क्योंकि ये परिधि होगी ना, वर्त होगी, इसे बोलते हैं, इसे परिधि है। त्रिज्या तो इसको आर से लिखते हैं। ये यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? तो ये बेलन की क्या कहलाती है? ऊंचाई। बेलन की क्या कहलाएगी? ये ऊंचाई कहलाएगी। और इस ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। ऊंचाई को किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। राइट। बेलन में क्या होती है? एक तो त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई होती है। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बेलन का, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पढ़ेंगे, तो उसके लिए देखो बच्चों, अब बेलन है, बेलन में हवा भरेंगे। जैसे मान लो बेलन में पानी पूनी भरना है मेरे को, तो ऊपर का ढक्कन मेरे को खोलना पड़ेगा। खोलूंगा तो नीचे का आप दिखाई दे रहा हो, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेलन का आयतन लगाते एक ये है, वो क्या हमारे पास वर्त है। तो यहां से हमें क्या लेना है? इस वर्त का तो हम क्या लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे। पाई आर स्क्वायर क्या लेंगे? क्षेत्रफल। और इस वर्त के क्षेत्र को हम क्या कर देंगे? इस बेलन की ऊंचाई से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊंचाई से गुणा। तो हमारे पास बेलन का आयतन है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मैंने बताया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा इस गोले भाग का निकलता है, इस वाले का। क्योंकि हमें जो भी कवर लगाना है, पेंट करना है, तो ऊपर नीचे तो कवर बंद नहीं कर सकते। कवर ऊपर नीचे लगा देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए। लेकिन वक्र जब कम निकलता है, जब आपको ऊपर और नीचे के ढक को छोड़ के साइड के भाग को हम क्या करेंगे? पेंट करेंगे, या किसी तिरपाल से, या कोई कवर लगाएंगे कपड़े का, तो उसका क्या निकलता है? वक्र। अब ये जो गोलाई होती है, ये हमारे पास बेलन मान के चलते, ये गोलाई है। ये गोलाई एक वर्त की परिधि है। क्या होती है वर्त की परिधि? 2 पाई आर। और बेलन है तो बेलन की ऊंचाई भी होगी, तो वर्त की परिधि होती है ये वक्र। और साथ में इसको क्या कर देंगे? ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? देखो
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें शामिल होगा ही होगा। प्लस में आप देखो संपूर्ण निकालूंगा तो इसके नीचे वाला ढक इस बेलन का और ऊपर वाला ढक भी तो शामिल होगा। नीचे वाला ढक भी क्या है, एक वर्त है, और ऊपर वाला ढक भी क्या है, एक वर्त है। तो दोनों का दो कितने वर्तों का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे दो वर्तों का क्षेत्रफल हो गया। तो 2πr²। यहां से आप देखोगे 2πr तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आएगा, यहां बचेगा h + r। तो आपका संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr कोष्टक h + r होता है। तो ये तीनों सूत्र आपको समझ में आगे होंगे। तो कोई दिक्कत है आपको, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से बताना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में शंकु। क्या पढ़ेंगे, शंकु के बारे में। तो आपने देख लिया होगा, अब देखो शंकु के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी आकृति है, शंकु। शंकु, अब शंकु पढ़ेंगे तो आपको बता कि सर्दियां आगे हैं। तो सर्दियां आगे है तो आपने देखा कि छोटे बच्चे के सिर पे एक टोपी लगाई जाती है, जो आपने पढ़ा बर्थडे के टाइम पे, या जोकर टोपी लगा उस साइज की, इस तरह की। क्या इस तरह की टोपी लगाई जाती है, बच्चों को उड़ाई जाती है, मतलब सर्दी के टाइम में। अब सर्दी आ गई है, ये वर्त जुड़ा हुआ है इसके, तो यहां से तक की, और ये वर्त की क्या होगी, ऊंचाई। इस तरह की टोपी लगाई जाती है, ऐसे चोटी सी बना के रखते हैं ना ऊपर की तरफ, इस तरह। और ये जो होती है, ये होती है इस शंकु की तिरक ऊंचाई। देखो ये तो हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या, जिसे आज से लिखते हैं। ये वाली हमारे पास होगी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, जिसे लिखते हैं h से। ये यहां से देखो तिरछी है, टोपी आपको देखते हो तो टोपी इस तरह होती है तिरछी, जैसे हम सीढ़ी नहीं लगाते जिसे दीवार के सारे, उस तरह। तो इसे बोलते हैं शंकु की तिरक ऊंचाई, शंकु की तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई। इसको लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं, एल से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन है तो बेलो, सबसे पहले आपको पता है जो बेलन होता है, बेलन, उस बेलन के आयतन को हम कितने से गुणा कर देंगे, 1/3 से। तो हमारे पास किसका आयतन आ जाएगा, शंकु का आयतन आ जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बता दोगे आपके इसको। तो देखिए, जैसे आपको मैं समझाता हूं कि मैंने क्यों गुणा किया है बेलन के आयतन को। ये हमारे पास बेलन हो गया, हो गया क्या, ठीक है। ये यहां से यहां तक मेरे पास क्या होगी, त्रिज्या। अब देखो यहां से मैं एक क्या करता हूं, एक शंकु काट लेता हूं बेलन में से। जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 भागों में बटा दिखाई देगा। ये 1 भाग, 2 भाग, 3 बेलन में, 3 बेलन में 3 शंकु में बट रहा है, 1 शंकु, 2, 3। तो ये बेलन का कौन सा भाग है, ये शंकु बेलन का कौन सा भाग है, 1/3। कितना है, 1/3, मतलब 1 + 1 + 1, मतलब टोटल कितने हैं, 3 भाग। कितना है, 1/3। इसका मतलब इस शंकु को हम बेलन के आयतन को कितने से गुणा करते हैं, 1/3 से। इसका मतलब बेलन का 1/3 होता है। बेलन का क्या होता है, बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शंकु का वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वाले भाग का निकालेंगे। इस वाले भाग में आपको क्या दिखाई दे रहा है, πr, πr क्या दे रहा है, πr, प्लस में क्या है, l। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। देखो शंकु का वक्र, देखो ये वाली तो वक्र में ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसमें पाई, पाई तो मतलब एक नियतांक होता है, साथ में ये शंकु तो इसकी त्रिज्या भी शामिल होगी। वक्र में त्रिज्या तो होती है, साथ में इसको क्या कर देंगे, l से गुणा कर देंगे। तो शंकु का हमारे पास क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। यहां से l का मान निकालेंगे तो हमारे पास एक सूत्र होता है, शंकु क्या होता है, शंकु की तिरक ऊंचाई, शंकु की तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई मतलब l का मान निकालेंगे तो हमारे पास होता है √h² + r²। ये सूत्र होता है, इसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे, l का मान निकालेंगे। ये कभी आप फिर से बताएंगे आपको कभी, बाकी आपको ये सूत्र याद रखना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो संपूर्ण में क्या आता है, वक्र भी शामिल हो जाता है। तो ये तो गया πrl, प्लस में देखो बच्चों इसके नीचे ही वाले हिस्से में क्या जुड़ा हुआ है, एक वर्त जुड़ा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा संपूर्ण में। तो आप देखोगे πr तो यहां से क्या आया, कॉमन आ रहा, तो ये बचेगा l + r।
ये संपूर्ण शंकु का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार देखिए आप, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इन सूत्रों में कोई दिक्कत है, जो मैंने तीनों आकृतियों के बारे में आपको बताया है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पर धन्यवाद।